पिछली वीडियो में हमने जो है वो तफसील के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की थी, लेकिन पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिस चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया था, वो चार्ज उस सतह के अंदर नहीं पड़ा हुआ था। ये ज़रा देखिए, ये मेरे पास जो है वो एक क्लोज्ड एरिया है और जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो चार्ज इसके अंदर नहीं रखा हुआ, वो कहीं बाहर रखा हुआ है और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आकर इस क्लोज्ड एरिया में से गुज़र रहा है। और हम जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने इसका फार्मूला बनाया था। दूसरी बात ये है कि पिछली वीडियो में ये जो क्लोज्ड एरिया था ये फ्लैट था। फ्लैट से मुराद ये बिल्कुल सीधा था, जिस तरह आपके घर का फर्श सीधा होता है। आज हम देखेंगे कि अगर किसी क्लोज कोई बंद शक्ल हो और वो बंद शक्ल सीधी ना हो, फ्लैट ना हो, बल्कि वो स्फेरिकल हो, फुटबॉल की तरह हो, और जो चार्ज है वो उसके अंदर रखा हो, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप सबसे पहले जो है वो टॉपिक का फ़र्क नोट करें। जो है पिछले टॉपिक में और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पिछले टॉपिक में चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के बाहर था, इस टॉपिक में चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है। और पिछले टॉपिक के अंदर जो है वो जो सरफेस थी हमारी, सरफेस एरिया वो फ्लैट था, यहाँ पे जो है वो सरफेस एरिया स्फेरिकल है, ये एक सफ़ेयर है, फुटबॉल की तरह है। तो अब हम जो है वो चार्ज से फ्लक्स कैसे मालूम करें। अब हमारे पास फ्लक्स का एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला हम जानते हैं। वो फार्मूला है फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई ए कोस फाई मीन ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो है वो हासिल ज़रब। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ़ और सिर्फ तब हम लगा सकते हैं जब सरफेस एरिया फ्लैट हो, अदरवाइज़ ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अब फिर इस वाले स्फेयर का फ्लक्स मालूम तो करना है, तो कैसे मालूम करें। तो इसके लिए, इस मसले को हल करने के लिए हम इस सारे के सारे स्फेयर का फ्लक्स एक ही बार मालूम नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मेरे पास जो है वो बहुत बड़ा फुटबॉल हो तो उस फुटबॉल की सतह पे छोटा सा जो इलाका होता है वो फ्लैट होता है। तो हम अगर इस पूरे के पूरे फुटबॉल की सतह को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें और हर टुकड़े का अलग से फ्लक्स मालूम कर लें, क्योंकि अगर हम फुटबॉल की सतह को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे तो हर जो टुकड़ा होगा वो तो फ्लैट होगा। तो हर एक छोटे टुकड़े पे तो ये फार्मूला लग सकता है ई डॉट ए वाला, बड़े जो टुकड़ा है उसके ऊपर फ्लक्स का वो फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि बड़ा टुकड़ा फ्लैट नहीं होगा, वो मुड़ा हुआ होगा। तो हम अब यही कर सकते हैं, हम जो है वो इस पूरे के पूरे जो स्फेयर है, ये फुटबॉल है, इसकी सतह को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे, हर टुकड़े के ऊपर अलग से जो है वो फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे और आखिर में टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए उन सारे के सारे फ्लक्सेस को जमा कर लेंगे। तो इस तरह से हमें जो है वो किसी भी स्फेयर के अंदर से, एक ऐसा स्फेयर जिसके दरमियान में उसके मरकज़ के ऊपर एक चार्ज पड़ा हो और उस चार्ज का स्फेयर उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस स्फेयर में से बाहर निकल रहा हो, तो इस तरह हम जो है वो उस स्फेयर में से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसे मालूम कर सकते हैं। इस चीज़ को जो है वो समझने के लिए एक दो और तस्वीरें हम जो है वो फिगर्स देखते हैं। ये जो है वो हमारे पास एक फिगर है, ज़रा देखें। ये एक मेरे पास गोला है, फुटबॉल है, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक जो है वो चार्ज क्यू पड़ा हुआ था और ये चार्ज क्यू पूरे के पूरे फुटबॉल में से लाइनें बाहर निकाल रहा था फ्लक्स की। तो अब हम वो टोटल फ्लक्स पूरे फुटबॉल का मालूम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था। तो हमने क्या किया कि पूरे का पूरे फुटबॉल की जो सतह थी उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया कि एक टुकड़ा फ्लैट बन गया, एक टुकड़ा जो है वो बिल्कुल जो हमवार है वो इस तरह नज़र आने लगा। अब इस टुकड़े के ऊपर ई डॉट डेल्टा ए वाला या ई डॉट ए वाला फार्मूला लग सकता है। अब ये भी यहाँ ज़रा देखें, पहले हमने फार्मूला फ्लक्स का पढ़ा था ई डॉट ए, अब यहाँ लिख दिया गया है ई डॉट डेल्टा ए। ये डेल्टा का मतलब होता है टुकड़ा बहुत छोटा है, डेल्टा किसी भी छोटी चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो ये तो अब हमने अपना जो है वो मसला हल कर लिया। अब हम जो है वो फ्लक्स आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो फ्लक्स को मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी जो है वो हमने एक जो है वो फुटबॉल है उसको, उसकी सतह को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। ये वाला टुकड़ा, इसका रकबा जो है वो A1 है और इसका फ्लक्स जो है वो फ़ाई1 होगा। फिर उसके बाद ये वाला जो टुकड़ा है इसका जो फ्लक्स है
इसका एरिया जो है वो A2 है और इसका फ्लक्स जो है वो φ2 होगा। इसी तरह जो है वो इस वाले एरिया का जो है वो इस वाली जो सरफेस है इसका एरिया A3 होगा और इसका फ्लक्स φ3 और आखिर पे, और ये कोई भी nth सरफेस है, n का मतलब है 1000 टुकड़े बनाएं, 2000 टुकड़े बनाएं, ये डिपेंड करता है कि फ़ुटबॉल कितना बड़ा है। जितना बड़ा फुटबॉल होगा उतने ही टुकड़े ज़्यादा बनेंगे। इसी तरह आप जितना छोटा टुकड़ा बनाएंगे उतने ही टुकड़े ज़्यादा बनेंगे। तो n की कीमत डिपेंड करती है कि आपने टुकड़ों का साइज़ क्या रखा है, सरफेस को कितने छोटे छोटे जो है वो एरियाज़ में, स्मॉल एरियाज़ में डिवाइड किया है, और दूसरा ये कि आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना बड़ा है। तो अब हमने करना ये है कि हम जो है वो हर स्मॉल एरिया में से फ्लक्स मालूम करेंगे और एट द एंड उनको जमा कर देंगे, और ऐसा करने से हमें जो है वो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर मिल जाएगा। जैसा कि हमारा जो है वो टॉपिक का नाम था, ये हमारा टॉपिक का नेम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस। किसी भी जो है वो ऐसी सतह में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोजिंग अ चार्ज, जिसने अपने अंदर किसी चार्ज को जो है वो कैद कर रखा हो। तो ये जो है वो हमारा प्रॉब्लम था। अब हमने जो है वो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। ज़रा देखिए कि हम एक टुकड़े का फ्लक्स कैसे मालूम करते हैं। यहाँ मैंने एक फिगर बनाई है, देखिए ये मेरे पास एक फुटबॉल है और ये जो है वो एरिया, स्मॉल एरिया, जिन स्मॉल एरियाज़ में मैंने इस फुटबॉल को जो है वो डिवाइड किया है, ये स्मॉल एरिया A1 है। तो इस स्मॉल एरिया A1 का जो एरिया वेक्टर है वो ये वाला होगा, एरिया वेक्टर A1, और ये एरिया जो है वो स्मॉल एरिया A2 और इसका एरिया वेक्टर ये वाला है A2। क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर किसी भी जो है वो क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अब हम इस स्मॉल एरिया A1 के ऊपर हम जो है वो फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में जो है वो बनाया था, डिराइव किया था। फ्लक्स φ1 इज़ इक्वल टू E1 डॉट A1, और हमें डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन आती है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है E1 A1 और साथ में कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ज़रा देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर A1 के दरमियान एंगल कितना है, 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो φ1 E1 A1 आ जाएगा। इसी तरह φ2 E2 A2 आ जाएगा, और इसी तरह जो है वो φn जो है वो EN AN आ जाएगा। अगर हम इस एरिया के साथ डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डेल्टा जो है वो स्मॉल चेंज को ज़ाहिर करता है, जिस तरह यहाँ पे जो है वो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 जो है वो लिखा गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो हर स्मॉल एरिया का फ्लक्स मालूम कर लिया। अब हमने बस टोटल फ्लक्स मालूम करना है। तो टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए हम इन सारे के सारे फ्लक्सेस को जमा कर लेंगे। जैसा कि हमने एरिया A1, डेल्टा A1 का जो फ्लक्स हमने मालूम किया था वो था E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3। क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल 0 है तो इसलिए cos 0 का जवाब 1 आएगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम डॉट को ख़त्म भी कर दें तो आंसर जो है वो E1 डेल्टा A1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, E और A के दरमियान एंगल कितना है, 0 है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो cos जो है वो cos 0 का जवाब 1 आ जाएगा। तो cos वाली टर्म यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो हमने n टुकड़ों के फ्लक्सेस को जमा किया तो हमें क्या मिल गया, इस पूरे फुटबॉल में से टोटल जितना फ्लक्स निकल रहा है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम देखते हैं, क्योंकि जो है वो ये सारे के सारे टुकड़े इस चार्ज से बराबर के फासले पे पड़े हुए हैं, इस वजह से हर टुकड़े में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम गुजरेगी। क्योंकि ये चार्ज जो है वो चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फेंक रहा है, तो हर टुकड़े में से एक जैसा इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। इसलिए E1, E2, E3 ये सारे की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ जो हर टुकड़े में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गुजर रही है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम इन सब की जगह पे E लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होंगी, ये कूलम्स लॉ के फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। कूलम्स लॉ में हमने ये फार्मूला पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो Q जो है ये हमारा Q प्लस चार्ज है। ये Q वो चार्ज होता है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये E है। तो अब हम जो है वो ये वाली E की ये वाली वैल्यू हर जगह पे पुट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमने E1, E2, E3 की जगह पे E लिख दिया, तो E को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा AN। लेकिन ये तो सारे के सारे स्मॉल एरियाज़ का मुरब्बा है, और ये सारे स्मॉल एरियाज़ किसके थे,
फुटबॉल के, हमने पूरे फुटबॉल के ये छोटे छोटे एरियाज़ बनाए थे। तो अगर हम इन सारे छोटे छोटे एरियाज़ को जमा करें तो पूरे फुटबॉल का रकबा बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरे फुटबॉल का रकबा, यहाँ पे पूरे स्फीयर का रकबा बन जाएगा। तो ये डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, इन सारे के सारे अगर एरियाज़ को जमा करें तो ये टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया के बराबर होंगे। तो इस वजह से हमने इन सारों के मजमूए के बराबर लिख दिया टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। 8th क्लास के मैथ में हमने ये पढ़ा हुआ है, 8th में भी है, और इसी तरह जो है वो मे बी कि ये आप लोगों के भी मैथ में ये चीज़ हो कि स्फेयर का एरिया 4πr² होता है। ये हमने जो है बेसिक मैथ में पढ़ा है कि स्फेयर का एरिया 4πr² होता है, जहाँ पे r इस स्फेयर का रेडियस है। तो इसलिए टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4πr²। तो ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स coming out of this spherical surface due to this charge plus q will be 1/epsilon0 time charge enclosed by sphere। so q/epsilon0 जो है वो ये आता है। ये तो था कि अगर ये सरफेस स्फेरिकल हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये सरफेस जो है वो स्फेरिकल ना हो, कोई और बंद शक्ल हो, तो देखते हैं कि फ्लक्स हमारा कैसा आता है। हम ये जानते हैं कोई शक्ल जैसी भी हो, हम उसके इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और हर टुकड़े को, हर जो हमारे पास टुकड़ा है उसके फ्लक्स को जमा करेंगे तो हमें रिज़ल्ट सेम मिलेगा। इसकी दूसरी जो है वो तस्वीर इस फिगर से ज़्यादा अच्छी वजाहत हो सकती है कि जैसी भी शक्ल हो, उस शक्ल के अंदर आप फ़र्ज़ कर लें कि हमने जो है वो एक स्फेयर रखा हुआ है, तो जितना फ्लक्स स्फेयर में से बाहर आ रहा है ये वाला, उतना ही फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में से बाहर आ रहा है। देखें स्फेयर का सारा फ्लक्स इस वाली इरेगुलर शेप में से भी बाहर आ रहा है, तो जितना फ्लक्स स्फेयर का है वही फ्लक्स इस वाली शक्ल का भी है। तो स्फेयर का फ्लक्स और किसी भी क्लोज जो सरफेस है उसका फ्लक्स अगर चार्ज उसके दरमियान में रखा जाए तो वो बराबर होते हैं। इसलिए ये फार्मूला सिर्फ स्फेयर के लिए ही नहीं है, बल्कि इस तरह की किसी भी इरेगुलर शेप के लिए भी ये फार्मूला सच होगा। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हम डिस्कस करेंगे, गॉसेस लॉ। अब तक के लिए इतना ही। आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।